नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ राजमोहन तिवारी हैं और हम दोनों की खोजी पत्रकारिता के फलस्वरूप हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिसे जानकर हम भी चौंक गए और सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह जानकारी जुड़ी है बिहार ही नहीं बल्कि देश के सबसे विवादित परीक्षा बीएसएससी 2014 से। 2014 में बीएसएससी इंटर के लिए 13,120 पदों पर बहाली होनी थी और सीजीएल के लिए, सीजीएल 2 कहते हैं जिसको, 3616 पदों पर। मगर इस परीक्षा में जो कुछ भी गतिविधियां हुई वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं और इस स्तर पर करप्शन हो सकता है ये जानकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। नतीजतन आज भी इस परीक्षा के अभ्यर्थियों का जो करियर है वो अधर में लटका है। परीक्षा प्रक्रिया 7 साल बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई और पेपर लीक, धांधली जैसे कई सारे मामले इसमें जुटे। राजमोहन और हमने कुछ छानबीन की है, कुछ कागजात प्राप्त किए हैं जिसके आधार पर अब ये रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा कि करप्शन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। सारी बातें बिना सबूत के कह पाना हमारे लिए भी बहुत संभव नहीं है, मगर जो भी बातें हम कह रहे हैं उसका सबूत और प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ भी दिखाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी दिखा देंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ बताई और सुनाई नहीं जाएंगी, मगर उसके दस्तावेज और रिकॉर्डिंग्स हमारे पास उपलब्ध हैं जो हम कोर्ट में प्रस्तुत करने को भी तैयार हैं। तो राजमोहन, इस सबसे बड़े खुलासे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। बेहद ही चौंकाने वाला ये कि शिक्षा के एक परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हो सकती है जिसमें लगभग पूरा बंदर बांट जैसा तस्वीर जो है वो नजर आता है। राजमोहन, बताइए। ये शायद कोई सोच नहीं सकता है उस प्रकार के भ्रष्टाचार की तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आई हैं। 2014 से ही यह लिंक जुड़ता चला गया और आज तक ये जुड़ा हुआ ही है। बात हम शुरुआत करेंगे उस 2014 के विज्ञापन से जो सीजीएल 2 और इंटर स्तरीय 13,120 पदों के लिए जारी की गई। इसकी ऑनलाइन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सितंबर से ली जानी शुरू की गई। 2014 से 11 अक्टूबर तक ली गई। लेकिन जो परीक्षा के लिए एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें प्रश्न पत्र की छपाई, मूल्यांकन, सारे काम जिसमें इवेल्युएशन, टोटल काम किए जाते हैं, उसके लिए एक कंपनी निर्धारित की जाती है और कंपनी को निर्धारित करने के बाद एक एग्रीमेंट बनता है। लेकिन प्रश्न पत्र किस कंपनी से छपेगा इसकी जानकारी केवल और केवल उस बिहार एसएससी के अध्यक्ष को होनी चाहिए। ये बिहार गजट कहता है ना, 2003 का बिहार गजट। लेकिन 2014 में जब ये विज्ञापन आया उस समय बिहार एसएससी के अध्यक्ष थे JRK राव। नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान ही इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था MTL कंपनी के साथ जिसमें प्रश्न पत्र छपाई से लेकर उसके मूल्यांकन तक की सारी कार्यवाही उन्हीं को दे दी गई थी, MTL को। और ये उसका एग्रीमेंट का दस्तावेज हम दिखा रहे हैं। ये एग्रीमेंट का दस्तावेज है और ये देखिएगा नीचे सिग्नेचर। कहा जाता है कि प्रश्न पत्र की छपाई के बारे में केवल अध्यक्ष को जानकारी होगी, लेकिन यहाँ पर लगभग 9 लोगों को जानकारी थी इसके बारे में और उनके सिग्नेचर है यहाँ पर। और ये एग्रीमेंट पेपर एक दिन का नहीं है। इसमें अगर सिग्नेचर की तारीखों को आप देखेंगे तो एक 11 तारीख अगस्त 2014 और एक 16 अगस्त 2014, यानी 5 दिनों तक ये एग्रीमेंट के पेपर इधर उधर घूमता रहा। पूरी दुनिया जानती रही कि आखिरकार प्रश्न पत्र कहाँ छपने हैं। उसके बाद JRK राव जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार एसएससी के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका तबादला कर देते हैं जीतन राम मांझी जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं मई 2014 में। उसके बाद लाया जाता है सुधीर कुमार को बिहार एसएससी का अध्यक्ष बनाकर अक्टूबर 2014 में। अक्टूबर 2014 में जब बिहार एसएससी के अध्यक्ष बनते हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी सुधीर कुमार, तो वो इस एग्रीमेंट को देखते हैं क्योंकि अब वो अध्यक्ष बन गए हैं तो वो उनका क्षेत्राधिकार आ गया कि आखिरकार प्रश्न पत्र की छपाई किसके द्वारा होगी। जब उन्होंने देखा कि एग्रीमेंट पहले से तय है तो उसकी जब उन्होंने पूरी प्रतिलिपि देखी तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ है।
प्रश्न पत्र कहाँ छपेगा, कौन छापेगा, इसकी जिम्मेवारी तो केवल अध्यक्ष की होनी चाहिए, या आखिर इतने लोगों के पास ऐसी जानकारी कैसे चली गई। उसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधान सचिव और मुख्य सचिव को, और वो लेटर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो पत्र भी हम यहाँ पर संलग्न कर रहे हैं, हमारे सोर्सेस से हमें वो पत्र मिले हैं। आप देखिएगा 19/11/2014 को उन्होंने ये पत्र लिखा कि जिस MTL कंपनी के साथ ये पूरा एग्रीमेंट किया गया है और जिस तरीके से किया गया है वो सही नहीं है, परीक्षा के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है, किसी भी अभ्यर्थी के करियर के लिहाज से ये सही नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस पर एक बैठक हो, एक विचार विमर्श हो। उसके बाद बैठक तय की जाती है 24 नवंबर 2014 को। बैठक में कौन जाता है, तो जानकारी जो मिली है उसके अनुसार कोई नहीं जाता है। उस बैठक के लिए जब जाते हैं सुधीर कुमार बिहार SSC के अध्यक्ष, तो देखते हैं कि कोई बैठक हो ही नहीं रही है, कोई हुआ ही नहीं, तो कोई औपचारिक बैठक हुई ही नहीं। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। CGL 2 परीक्षा ली जानी थी, 2015 में उसका PT लिया जाना था। तो भैया ज़रूरत है कि एक कंपनी के साथ आपको करार तो करना होगा, लेकिन वो करार किससे हुआ, क्या कुछ हुआ, वो हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि MTL कंपनी को एग्रीमेंट कैसे मिल गया, है ना। वो कंपनी, ये भी गाइडलाइंस में जिक्र किया गया है कि जहां प्रश्न पत्र छपेगा वो एक सर्टिफाइड कॉन्फिडेंशियल एजेंसी होनी चाहिए। वो कूपन छापने के, किताब छापने के या बैनर होर्डिंग छापने के अदर बिजनेसेस में ना हो। कोई ऐसी कंपनी ना हो जो पब्लिक डोमेन में, पब्लिक बीच में है। नहीं तो कोई भी कंपनी का मालिक ये जान लेगा कि उसके यहाँ भी SSC का प्रश्न छप रहा है तो हाथों हाथ उसको रातों रात बेच देगा। और MTL के साथ यही हो रहा था। हाँ। MTL जो है वो कूपन सप्लाई करती थी खाद्य आपूर्ति विभाग में, है ना। ये जून 2012 से हमें आंकड़ा मिला है ना। और उस समय वहाँ के जो खाद्य आपूर्ति विभाग में पदस्थापित जो अधिकारी थे उनका नाम था नरेंद्र मंडल, जो बाद में बिहार SSC के OSD बनाए गए। अच्छा, है ना। और ये 16/10/2007 से 19/1/2012 तक खाद्य आपूर्ति विभाग में थे, और 2012 से ही MTL खाद्य आपूर्ति विभाग में कूपन आपूर्ति का कार्य करती थी। अब बताया ये जाता है, ये कहा जाता है कि जब नरेंद्र मंडल खाद्य आपूर्ति विभाग में थे तो उस दौरान ही उनका संपर्क MTL से हो गया था, और जब ये बिहार SSC के OSD बने तो इनके संपर्क के वजह से ही MTL के साथ एग्रीमेंट हो गया। प्रश्न पत्र से लेकर छपाई से लेकर मूल्यांकन तक का सारा काम उसी को चला गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर सुधीर कुमार के सामने खड़ा हो गया कि जो पहले से एग्रीमेंट किया गया है उसको जारी रखें, जो पहले से पब्लिक डोमेन में है, जिसके MTL के बारे में पूरी दुनिया जानती है, वो MTL जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसको सैकड़ों लोग जान चुका है कि ये एग्रीमेंट कर चुकी है प्रश्न पत्र छापने को लेकर, मूल्यांकन को लेकर। उस एग्रीमेंट में और कौन कौन लोग के हस्ताक्षर से, राजमोहन आप ये भी बताते चलिए। देखिए, उसमें जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार उस एग्रीमेंट की पूरी जानकारी नरेंद्र मंडल, जिनके बारे में हमने अभी बताया, पवन कुमार सिन्हा जो भी OSD थे 2014 में बिहार SSC के, ये भी योगेंद्र राम बाद में बिहार SSC के सचिव भी बने थे, पंकज पटेल ये भी OSD थे, शेखर चंद्र वर्मा जो कि सेक्रेटरी थे उस समय बिहार SSC के, विनय कुमार जो कि जिनके बारे में बताया जाता है कि चंचल कुमार के बहुत खास हैं, और इसके अलावा JRK राव जो अध्यक्ष थे और देवेंद्र रजक जो सदस्य थे, इन्हें इसकी पूरी जानकारी थी। और सोचिए कि जिसके बारे में किसी को नहीं जानना चाहिए उसके बारे में पूरी दुनिया को जानकारी थी। हाँ। प्रश्न पत्र छपाई के बारे में। उसके बाद क्या हुआ कि MTL का कहानी तो हमने आपको बताया कि कैसे ये जुड़ा, है ना, पूरी दुनिया इसके बारे में जानती थी। तो सुधीर कुमार ने क्या किया कि प्रश्न पत्र छपाई का कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया और दूसरी कंपनी को दे दी। किस कंपनी को दी, ये सब तो पब्लिक डोमेन की बातें नहीं। उसके बाद प्रिंटिंग का काम जब दूसरे कंपनी को दे दिया गया तो CGL 2 की बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, क्योंकि इंटर स्तरीय थोड़ा मैटर कोर्ट में भी चल गया था, है ना, एज लिमिट को लेकर। तो CGL 2 की बहाली आगे बढ़ी और CGL 2 की बहाली उसी दूसरी कंपनी जिसके साथ सुधीर कुमार ने कॉन्ट्रैक्ट किया था गुप्त रूप से, उसके साथ ही CGL 2 की प्रश्न पत्र की छपाई हुई।
और पहले पीटी 2015 में हुआ और 2016 में इसका मेंस हुआ, और मेंस में भी थोड़ा लफड़ा खड़ा हो गया। मेंस में ये लफड़ा खड़ा हो गया कि हल्ला ये चलने लगा कि CGL 2 के मेंस के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं, लेकिन आयोग ने कहा कि ऐसी कोई सबूत हमारे पास नहीं है, हम नहीं मानते हैं और हम इसकी कोई जांच नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं आया है। लेकिन उस समय प्रमंडलीय आयुक्त थे आनंद किशोर, उनका कहना था कि नहीं, लीक होने की खबर आई है, इसके संबंध में सूचना है, ठोस सबूत के साथ सूचना है, तो हम इसकी जांच करवाएंगे, ये बहुत बड़ा मैटर है। उसके बाद इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई और जांच हुई, और जांच की रिपोर्ट वो आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा। उसमें यह कहा गया है कि जो भी छानबीन की गई उसमें यह निकल कर सामने आया है कि CGL 2 मेंस का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। उसके बाद यह बहाली प्रक्रिया संपन्न हो गई CGL 2 की। अब इसके बाद आता है प्रथम इंटर स्तरीय। 2016 में फिर से आवेदन के लिए इसे खोला गया था, जिनका एज को लेकर जो हाईकोर्ट में गए थे, तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से 2016 में आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद इसके आगे की परीक्षाएं ली जानी थी। इस बीच पैरेलली एक और ये घटना चली कि CM नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनते हैं, जीतन राम मांझी ही सुधीर कुमार को अध्यक्ष बनाते हैं। उसके कुछ दिन के बाद वापस से CM नीतीश कुमार अपना पदभार संभाल लेते हैं मुख्यमंत्री का। इस बीच का जो पीरियड है, मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहते हैं नीतीश कुमार, और जीतन राम मांझी उस दौरान मुख्यमंत्री होते हैं। इसके बारे में अब इंटर स्तरीय के जानकारी हम उन तक पहुंचा देते हैं दर्शकों को। एक पेपर में खबर निकाली गई थी बिहार SSC के द्वारा, ये प्रभात खबर का आप कटिंग देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। ये 5 फरवरी 2016 की कटिंग है। इसमें यह बताया गया है कि इंटर स्तरीय का परीक्षा कब होगा, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। 14/4/2016, 20/4/2016, 1/5/2016, 8/5/2016 की इसमें बातें कही गई हैं। यानी 4 तिथियों में यह परीक्षा होनी थी, यानी कि नोटिफिकेशन इसका दे दिया गया था। लेकिन उसके पहले, यानी कि जो पहला परीक्षा के तारीख था 14/4/2016, उससे ठीक 5 दिन पहले 9/4/2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो उस समय 7 सर्कुलर रोड में रहते थे, तो उनके आवास पर एक बैठक हुई, और उस बैठक में कहा जाता है कि 15 लोगों ने हिस्सा लिया, CM सहित। अब सवाल ये उठता है कि वो 15 लोग कौन थे। देखिए, इस संबंध में प्रोसीडर तो हमारे पास पूरा नहीं निकल पाया कि कौन कौन लोग थे, लेकिन कुछ जानकारियां हाथ लगी हैं कि कौन कौन वो लोग थे, और उसका डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास उपलब्ध है थोड़े बहुत। तो पहला सवाल इस बैठक का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जो बैठक हुआ कौशल विकास का, जो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, तो इस श्रम संसाधन विभाग के इस बैठक में क्या श्रम संसाधन विभाग के मंत्री शामिल थे या नहीं थे। 2016 की ये बैठक है, यानी कि उस समय सरकार महागठबंधन की थी। राजद भी उस समय सरकार का हिस्सा था। विजय प्रकाश शिक्षा मंत्री थे जी, नहीं, वो श्रम संसाधन मंत्री। सॉरी, विजय प्रकाश श्रम संसाधन मंत्री, जमुई से विधायक थे। उस समय जमुई से विधायक RJD के विजय प्रकाश उस समय श्रम संसाधन मंत्री थे। तो जब हमारे पास ये जानकारियां निकली तो हमने विजय प्रकाश से भी संपर्क किया, क्योंकि आप उस समय के मंत्री थे, तो हम ये जानना चाहते थे कि उनके जानकारी में ये बैठक हुई कि नहीं, क्योंकि उनके विभाग की बैठक थी। अब जानकर आप आश्चर्य हो जाइएगा कि जो मंत्री था उसको मालूम ही नहीं है आज तक कि ऐसी कोई बैठक हुई है। CM आवास पर श्रम संसाधन विभाग की कोई ऐसी बैठक हुई है। हमने उनसे जोर लगाकर पूछा कि क्या आप इस बैठक में शामिल हुए, तो उन्होंने कहा नहीं। हमने उनसे यह भी पूछा कि क्या इसकी जानकारी आपको थी, उन्होंने कहा कि अभी मालूम पड़ा है कि ऐसी बैठक भी हुई है, हमको तो मालूम ही नहीं है। वो तो यहाँ तक कहा कि वो 7 सर्कुलर पर किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। और हमारी जानकारी में जो प्राप्त हुआ है कि वहाँ पर मौजूद 11 या 15 लोगों में से एक मुख्यमंत्री भी थे। BSSC के अध्यक्ष सुधीर कुमार को वहाँ बुलाया गया था, और बिहार के कई ITI के जो मुखिया होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो वहाँ मौजूद थे। और एक और व्यक्ति मौजूद था जो बहुत संदिग्ध था, जिसके बारे में आपको राजमोहन बुलाएंगे। एक पत्र भी हमें सूचना के राइट टू RTI के तहत जो प्राप्त हुआ है,
उसमें सुधीर कुमार ने श्रम संसाधन विभाग की मुख्य सचिव जो हैं उनसे कुछ सवाल पूछे हैं। एक बार उस सवाल को भी यहाँ पर बताते चले और वहीं से आगे की कहानी जुड़ेगी और आप आगे की कहानी फिर समझ पाएंगे। देखिए, ये आरटीआई के द्वारा जो हमें पत्र मिला है उसके अनुसार ये पत्र 2/6/2021 का है, यानी हाल का है। ये आरटीआई के द्वारा उन्होंने भी पहले तो विभाग से जानकारी लेने की कोशिश की, हमने आरटीआई के द्वारा ये पत्र निकलवाया। इसमें सवाल उन्होंने पूछा है विभाग से, जो अपर मुख्य सचिव है श्रम संसाधन विभाग की श्रीमती वंदना किन्नी, उनसे पूछा है कि सुधीर कुमार ने 9/4/2016 को 7 सर्कुलर रोड मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कौशल विकास से संबंधित बैठक में किसके आदेश पर उन्हें बुलाया गया था। वो इस बात को जानना चाह रहे हैं कि उक्त बैठक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को क्यों बुलाया गया था और किसके आदेश से बुलाया गया था। वो इसमें यह भी पूछते हैं कि क्या मंत्री श्रम संसाधन विभाग यानी विजय प्रकाश को उनसे आदेश इस संबंध में प्राप्त किया गया था या नहीं किया गया था। इसके बाद एक और वो सवाल पूछते हैं जो सबसे ज़्यादा गंभीर है, और वो ये है कि वो पूछते हैं कि विवेक सावंत जो एमकेसीएल की ओर से कौशल विकास से संबंधित प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, सीबीआई भुवनेश्वर द्वारा दर्ज एक मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले में नामजद अभियुक्त थे, फिर उन्हें कैसे इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया। ये तमाम जानकारियां वो इस संबंध में लेना चाह रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जानकारी सावंत कौन है। ये बताने से पहले हम बता दें कि एक तरफ जब एमटीएल है ना, एमटीएल से पेपर प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट सुधीर कुमार छीन लेते हैं, एक गुप्त कंपनी को देते हैं जो नियम में लिखा हुआ है। उसके बाद एक तीसरी कंपनी आती है जिसके जो सीईओ हैं विवेक सावंत, वो भी पुणे महाराष्ट्र के होते हैं, और पिछली जो एमटीएल कंपनी है उसके भी सीईओ मुकुल शेनॉय, मधुकर शेनॉय, वो भी पुणे के ही होते हैं। मगर उस कंपनी से छीन लिया जाता है, 11 लोगों का एग्रीमेंट जो हुआ वो खारिज कर दिया जाता है और एक दूसरी कंपनी आती है। अब ये कंपनी क्यों आती है इसे समझना आपके लिए भी आसान होगा कि किधर बंदरबाट हुआ और किसके रिप्लेसमेंट में उसकी खाना पूर्ति करने के लिए एक डमी कंपनी यहाँ पहुँचती है, और उसे क्या कहा जाता है यह भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बताते हैं कि विवेक सावंत जो 7 सर्कुलर रोड तब के सीएम आवास के भीतर थे वो कौन है। तो उस आपके अधिकतर तो आपने बात बता दी, लेकिन विवेक सावंत के बारे में जो सवाल सुधीर कुमार ने उठाए वो जायज़ इसलिए थे क्योंकि जनवरी 2016 में ओकेसीएल यानी उड़ीसा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक स्कैम था, यानी भ्रष्टाचार 200 करोड़ का। जनवरी 2016 में सीबीआई भुवनेश्वर ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया 200 करोड़ के घोटाले में, और उसमें विवेक सावंत को भी अभियुक्त बनाया गया। ये उसका रिपोर्ट है। ये द पायनियर अखबार में छपी एक रिपोर्ट है जिसको हम एडिटिंग में भी जुड़वा देंगे, ये देख सकते। और वो व्यक्ति जो 200 करोड़ के गबन का आरोपी है वो सीएम आवास में होता है, और जानकारी के अनुसार वहाँ सीएम भी मौजूद होते हैं, कुछ बड़े अधिकारी भी होते हैं, और आईटीआई से जुड़े कुछ अधिकारी होते हैं, विवेक सावंत भी होता है, और वहाँ सुधीर कुमार को बुलाया जाता है। और आगे की कहानी बताइए, फिर हम एक कॉल रिकॉर्डिंग का भी जिक्र करेंगे, एक कॉल का भी जिक्र करेंगे। विवेक सावंत उस बैठक में मौजूद थे, और उसके बाद क्या होता है कि बैठक पूरी होती है, हर कोई अपने घर जाता है, लेकिन बीएसएससी अध्यक्ष को इस संबंध में कोई जानकारी उस समय तक शायद नहीं मिली थी कि आखिरकार क्यों उनको और किसके आदेश पर कौशल विकास के बैठक में बुलाया गया था, जिसका कोई भी संबंध बिहार एसएससी से था ही नहीं। ना वो आईटी से उनका मतलब है, ना उनका आईटीआई से मतलब है, तो फिर किस लिए बिहार एसएससी के अध्यक्ष को वहां पर बुलाया गया था, ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि 5 दिन बाद परीक्षा होनी थी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय की। सवाल ये है। अब आप बताइए कॉल रिकॉर्ड के बारे में। विवेक सावंत कौन थे, विवेक सावंत वहां क्यों थे, विवेक का पुणे कनेक्शन क्या है, और पिछली कंपनी एमटीएल के सीईओ मुकुल शेनॉय का पुणे का मधुकर शेनॉय का पुणे कनेक्शन क्या है, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रिज कैसे कनेक्ट होता है कि एक कंपनी को हटाया जाता है और फिर उसी की सिस्टर जैसी एक और कंपनी आती है।
मीटिंग में क्या कहा जाता है वह तो किसी को नहीं पता। मीटिंग की प्रोसीडिंग्स भी हमें आरटीआई के तहत उपलब्ध नहीं कराई गई। मगर मीटिंग के बाद बीएसएससी के चेयरमैन सुधीर कुमार को एक बड़े आईएएस ऑफिसर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि सीएम चाहते हैं कि आप विवेक सावंत की कंपनी को क्वेश्चन प्रिंटिंग का टेंडर दें। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है, जो हम सिर्फ कोर्ट को दिखाएंगे और ना कहीं दिखाएंगे ना कहीं सुनाएंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है यह भी बहुत साफ होगा, क्योंकि करप्शन जो एक अलग स्वरूप ले रहा है वो यहाँ पर कैसे हो रहा है उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी यहाँ पर उपलब्ध है। और आगे जब जांच होगा तो शायद इन सब चीज़ों का खुलासा भी होगा। फिलहाल इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और वहाँ तक आपको हम ले जाएंगे, वो भी कहानी बताएंगे कि कैसे ये गबन और गड़बड़ झाला का जो खेल चल रहा था वो पेपर लीक तक पहुँचता है और बीएसएससी के चेयरमैन और सचिव जेल चले जाते हैं। चेयरमैन अभी बेल पर है, सचिव अभी भी जेल में है। पूरा क्या खेल हुआ था आगे आपको बताएंगे। फिलहाल इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी को अब आगे बढ़ाने के बाद अगर जाएं तो ज़्यादा कुछ इसमें इसके बाद बचा नहीं। इसके बाद बस यही हुआ कि उनको कॉल गया, जैसा कि कॉल रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। वो कॉल गया कि आपको उनके साथ एग्रीमेंट करना है, लेकिन सुधीर कुमार इसके लिए शायद तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि इस कंपनी के साथ हम एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, जो एक तो पहले घोटाले में फंसी है और एक एमटीएल कंपनी जिसके बारे में पूरी दुनिया जानता है, उसके साथ अगर फिर हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इंटर स्तरीय का, CGL2 कंप्लीट है, बात इंटर स्तरीय की अब हो रही है। तो ये चाहते थे सुधीर कुमार कि जिसके साथ हमने CGL2 की परीक्षा पूरी कराई, प्रश्न पत्र की जहाँ छपाई कराई, वहीं से हम इंटर स्तरीय का भी कराएं, क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है और केवल इसके बारे में जानकारी केवल उस समय के अध्यक्ष सुधीर कुमार को थी। वो किसी और को इसकी जानकारी नहीं देना चाहते थे, जैसा कि हमें लग रहा है। लेकिन जब ये बैठक खत्म हुई 9/4/2016 सीएम आवास की, उसके बाद एक खबर आती है सुधीर कुमार जो बिहार एसएससी के अध्यक्ष हैं कि आपको केरला के चुनाव के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ पर आपको फिलहाल ड्यूटी देनी है। अब देखिए 14/4/2016 से परीक्षा होनी है और जिस विभाग की परीक्षा है बिहार एसएससी के, उसके अध्यक्ष को आप भेज रहे हैं केरला कि आप जाइए और आप इलेक्शन ड्यूटी में जाइए। उसके लिए अब इनको 18 तारीख को ही रिपोर्ट करना था दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद 29 तारीख को उनको रिपोर्ट करना था केरला में। अब बताइए कि परीक्षा कैसे होगी। सही बात है, अध्यक्ष को ही कहीं और डिप्यूट किया जाता है, और क्यों डिप्यूट किया जाता है ये आपके लिए भी समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ये चले जाते हैं, परीक्षा हो जाती है रद्द। उसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। सुधीर कुमार अपने टच से मस नहीं होते हैं और कहा जाता है कि CGL2 की जहां प्रश्न पत्र की छपाई हुई वहीं से वह इंटर स्तरीय का भी कराते हैं और 2017 में ये परीक्षा ली जाती है, जिसके तुरंत बाद ही पेपर लीक का मामला आता है और सभी लोग जेल जाना शुरू हो जाते हैं। इसकी कहानी आगे बताया जाएगा। वो जो कंपनी जिससे गुप्त रूप से सुधीर कुमार ने क्वेश्चन पेपर छपवाए, उसके संचालक भी जेल में हैं। सुधीर कुमार बेल पे बाहर हैं और जो सचिव थे परमेश्वर राम, वो भी अभी जेल में हैं। कई लोग जेल गए, कुछ बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, मगर खेल बहुत बड़ा हुआ। ये 13,120 छात्रों ने तो बस आवेदन किया था, मगर यह खेल 18 लाख मतलब पदें थी 13,120, मगर 18 लाख छात्रों ने इसके लिए आवेदन किया था। ये उनकी जिंदगियों से प्रशासन ने, नेताओं ने और इन अधिकारियों ने जो गंदा खेल किया, वो बिहार की स्वरूप को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। और इसी को रोकने के लिए हम और आप आज खड़े हुए हैं, ताकि एक बेहतर बिहार बना सके और इस तरह के करप्शन को रोककर बिहार को प्रगति की पथ पर और तेजी से अग्रसर कर सके। 2017 में जब पीटी की परीक्षा इंटर स्तरीय की हुई, पेपर लीक क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ खेल हुआ, किस अधिकारी का हाथ था, कैसे क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी हम लोग देंगे। इस पर पूरा डिटेल है, सब देंगे। थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी वीडियो लंबा चल जाएगा, तो अगले वीडियो में हम लोग इसकी पूरी जानकारी। चलिए, तो
करप्शन अगर सोसाइटी से कम हो जाए, सरकार से कम हो जाए, व्यवस्था से कम हो जाए तो पैसा बहुत है बिहार को तरक्की करने के लिए। मगर ये करप्शन है कि जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। और अब तो जिस स्तर पर उजागर हुआ है उसे सोचकर आप भी चौंक गए होंगे। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप भी जानते हैं कहीं कोई जगह जहां करप्शन हो रहा है, हमसे संपर्क करें, नंबर नीचे दिया हुआ है। हम करप्शन के खिलाफ अपनी इस लड़ाई को अब और मजबूत करते जाएंगे। चाहे शासन प्रशासन हमें कितना भी दबाने का कोशिश करे, हम सही हैं, हमने कहीं घूस नहीं ली और अब हमें किसी बात का डर नहीं है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारे शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाएं, हमारे साथ जुड़े, ताकि वो करप्शन जो आपके हक को मार रहा है, आपके अधिकारों को छीन रहा है, हम उसे मारकर आपको एक बेहतर जीवन दे पाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।